हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी थर्मल पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि थर्मल पोल्यूशन क्या है, क्या इसका इंट्रोडक्शन है एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द थर्मल पोल्यूशन। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन। सो थर्मल पॉल्यूशन का बेसिकली मीन्स है जो आपका हीट पॉल्यूशन है ना। तो जितनी भी आपकी हीट रिलीज हो रही है इनटू द एयर और द वाटर टू प्रोड्यूस द अनडिजायरेबल इफेक्ट, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जिन भी चीज़ों से जो हीट रिलीज हो रही है और उसके जो बैड इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में या जो उसके अनडिजायरेबल इफेक्ट्स हैं उसको बेसिकली बोला गया है थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, तो जो नेचुरल है कुछ ह्यूमन इंड्यूस्ड ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से हीट रिलीज हो रही है, जैसे कि आपके फॉरेस्ट में फायर्स लग जाती हैं, है ना, जैसे जंगलों में आग लग गई है या वॉल्केनोज हैं तो या फायर स्टॉर्म्स हैं एटसेट्रा। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये हैं आपके थर्मल पॉल्यूशन के। तो इनसे क्या हो रहा है, इनसे बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और उसके कहीं ना कहीं अनडिजायरेबल इफेक्ट्स देखे जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, एंड दीज कॉल द थर्मल पॉल्यूशन and they cause the sudden heat releases and thus cause the thermal pollution, right? एंड जो थर्मल पॉल्यूशंस है इसके इफेक्ट्स हमारे कहाँ भी देखे जाते हैं, जैसे लार्ज नंबर ऑफ द स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं या कुछ अदर वाटर बॉडीज हैं, वो भी अब इनसे पॉल्यूट हो रही हैं। और वो किस वजह से हो रही हैं, क्योंकि जितने भी हमारी वेरियस इंडस्ट्रीज हैं या जो पावर प्लांट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, उनको ठंडा करने के लिए अपनी मशीनरीज को कूल करने के लिए क्या करते हैं, इन वाटर बॉडीज से पानी का यूज करते हैं और वापस से उस पानी को डंप कर देते हैं उन्हीं वाटर सोर्सेज में। तो जब वो पानी वापस से डंप होता है तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में गर्म पानी होता है, यानी कि वो पानी अपने साथ बहुत ज़्यादा हीट इंड्यूस करता है और जिसकी वजह से जो भी हमारी वाटर बॉडीज हैं उनमें क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाती हैं एंड कॉजेज द थर्मल पॉल्यूशन। ठीक है, तो इनके जो बैड इफेक्ट्स देखे गए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स पे भी देखे गए, क्योंकि पानी में रहने वाली जितनी भी बॉडीज हैं, जो लिविंग बॉडीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनसे इफेक्ट हो रही हैं। तो ये हमारा कहलाता है थर्मल पॉल्यूशन, राइट? सो इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। तो जो थर्मल पॉल्यूशन है उनके क्या क्या कॉजेज हैं, किस वजह से जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सेकेंड इज कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, थर्ड है हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, फोर्थ इज डोमेस्टिक सीवेज एंड फिफ्थ इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, राइट? तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो जितने भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ड्रेनेज कर रहे हैं, ड्रेनेज फ्रॉम द हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए या फिर हमारे कुछ हॉस्पिटल्स हो गए, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गए या फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ पे एक्सप्लोजन्स किए जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, इनॉर्मस अमाउंट में वो हीट को इंड्यूस करते हैं, हीट उनसे बहुत ज़्यादा निकलती है, कुछ उनसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी निकलते हैं, कुछ न्यूक्लियर सब्सटेंसेस भी निकलते हैं जो कि डायरेक्ट वो वाटर अपने नियर बाय जो भी स्ट्रीम्स होती हैं, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं उनमें वो डंप कर देते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा थर्मल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंड्यूस होता है। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ द थर्मल पॉल्यूशन। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं जो कि है हमारा कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, यानी कि जहाँ पे आपका कोल बनता है, ये अदर मेजर सोर्स है ऑफ द थर्मल पॉल्यूशन का, क्योंकि जो कोल है उसको हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से हमारा थर्मल पॉल्यूशन होता है, राइट? अब थर्ड पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में आपकी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जैसे कोल पाउडर्ड इंडस्ट्रीज हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, है ना। तो ये भी क्या करती हैं, अपने प्लांट्स को, अपनी मशीनरीज को कूल करने के लिए नियर बाय वाटर सोर्सेज से वाटर को इनटेक करती हैं, कूलिंग वाटर को लेती हैं और वापस से उस वाटर को एक्सचेंज में जो हॉट वाटर इनकी इंडस्ट्री से निकलता है उनको वो उसमें डंप कर देती हैं, जिसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन भी होता है और जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है, पानी में रहने वाले जीव जंतु जितने भी हैं वो भी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं और इवन उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये सब आपके आते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में, राइट? अब फोर्थ है यहाँ पे डोमेस्टिक सीवेज। तो डोमेस्टिक सीवेज में जितना भी आपका कैजुअल
डिस्चार्ज है, जो भी डिस्चार्ज है डोमेस्टिक सीवेज का विदाउट वाटर ट्रीटमेंट, जो कि हम डायरेक्ट लेक्स में डंप कर रहे हैं, रिवर्स में डंप कर रहे हैं, कैनाल्स में, स्ट्रीम्स में, तो ये क्या होता है यूजुअली ऑफ द हाई टेम्परेचर्स का होता है देन द नॉर्मल वाटर इन दी वाटर बॉडीज। तो मतलब जितने भी टाइप का वेस्ट निकल रहा है, या तो वो इधर डोमेस्टिक है या वो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला है, तो जब वो डंप होता है तो उनका टेम्परेचर क्या होता है, टू सम एक्सटेंट जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। तो ये जो इंक्रीज टेम्परेचर है, ये हमारी जो ऑक्सीजन की डिमांड है, या जो हमारी उस वाटर में जो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको कहीं ना कहीं वो डाउन कर देता है, और उसकी वजह से जो हमारी जितनी भी मैरीन लाइफ्स हैं वो इफेक्ट होती हैं, और थर्मल पॉल्यूशन तो ये कॉज करती ही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डोमेस्टिक सीवेज। अब हम बात करेंगे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर की। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर यानी कि जो आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे प्लांट्स जो आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है, नेगेटिव थर्मल लोडिंग हो रही है, यहाँ से वाटर सिस्टम को ये कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, पानी से ही तो बिजली बन रही है। तो जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं ये भी कहीं ना कहीं हमारे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दी थर्मल पॉल्यूशन की, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी चाहिए होता है, और वापस से ये उस पानी को उसी डैम्स में या उसी अपनी नियर बाई वाटर बॉडीज में उसको डंप कर देते हैं, विच कॉज दी थर्मल पॉल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिकली कुछ 5 पॉइंट्स थे दैट वी हैव डिस्कस्ड वन बाय वन, एंड दीज आर द रूट कॉजेज ऑफ द थर्मल पॉल्यूशन। So here we will discuss about the effects of the thermal pollution. तो क्या क्या इफेक्ट्स हैं थर्मल पॉल्यूशन पे वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ पर क्या क्या इफेक्ट्स हैं और क्या इफेक्ट उसके हमारे एनवायरनमेंट पे है, राइट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हेल्थ पे मतलब जो भी हमारा थर्मल पॉल्यूशन है ये क्या कर रहा है, हमारा जो फ्रेश वाटर बॉडीज है उसको अनफिट कर रहा है फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, यानी कि ह्यूमन जो भी वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम फ्रेश वाटर इनटेक करते हैं पीने के लिए, उसको ये पोल्यूट कर रहा है, और ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है, यानी कि हमारे ये पीने अब योग्य नहीं रहा है। ठीक है, तो जो पीपल इन पानी को जो कंज्यूम कर रहे हैं उससे डिजीजेस बढ़ रही हैं, सेवरल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उनको, है ना, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, डायरिया हो रहा है। तो इस तरीके से हेल्थ पे इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखा जा रहा है। फिर उसके बाद आता है आपका जो थर्मल पॉल्यूशन है ये क्या कर रहा है, अमाउंट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ इज ऑल्सो पॉल्यूटेड। तो जो भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ से रिलेटेड जो भी हमारे फिश हैं या पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनकी भी हेल्थ पर इसका बैड इफेक्ट हो रहा है और वो डेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी पॉल्यूट इतना हो चुका है, उसमें इतनी ज़्यादा हीट आ चुकी है। हीट आने से क्या हो रहा है, उन वाटर बॉडीज का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो उसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्वेटिक लाइफ पर भी इसका बैड इफेक्ट देखा जा रहा है। सो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, थर्मल पावर स्टेशंस रिलीजेस हैवी एमिशंस। तो ये क्या करते हैं, ये हैवी एमिशंस करते हैं। हैवी एमिशन से रिलेटेड है जैसे कि आपके कुछ ऐसे गैसेस हो गए या कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स हो गए जिसको कि ये वाटर में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं, है ना। तो हैवी एमिशन जैसे फ्लाई ऐश हो गई, उससे क्या होती है, वो जो हमारे प्लांट्स हैं या ट्रीज पर हैं वो कहीं ना कहीं उस पर कलेक्ट हो रही है, उसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो इफेक्टेड हो रहे हैं हैवी एमिशन से, और इसी का रिजल्टेंट है कि हमारी ह्यूमन हेल्थ पर इतने ज़्यादा इसके बैड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। जितनी भी आपकी डिजीजेस बढ़ रही हैं, चाहे वो ब्रोंकाइटिस हो, अस्थमा हो या ट्यूबर क्लोसिस हो, है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपके बैड इफेक्ट्स हैं ऑफ दी थर्मल पॉल्यूशन के। ठीक है, तो ये आता है आपका रिलीजेस हैवी एमिशंस में। फिर आता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे थर्मल पॉल्यूशन से या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो उससे इफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि एयर में भी प्रेजेंट है, अब वाटर में भी प्रेजेंट है, और इससे क्या हो रहा है, जो क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक डिजीज हैं दैट कैन बी इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स बढ़ चुके हैं, पॉल्यूटेंट्स बढ़ चुके हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बढ़ चुकी है, आपकी नाइट्रोजन बढ़ चुकी है, फॉस्फोरस बढ़ चुकी है। तो दीज ऑल आर दी कॉजेज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन।
फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉजेज सीवियर इरिटेशन। तो जिस तरीके से जो देखा जा रहा है कि थर्मल पॉल्यूशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो इतने ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी इतने बन चुके हैं, उससे क्या हो रही है कि सीवियर इरिटेशन हो रही है और उससे हमारी ब्रोंकाई पे इफेक्ट हो रहा है, हमें ब्रोंकाइटिस हो रही है, खांसी हो रही है, हमारी एपिथेलियम पे इफेक्ट हो रहा है या हमारी हार्ट रेट इससे इफेक्टेड हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे, जिससे हमारे लंग्स डैमेज हो रहे हैं ना, तो या डिजीजेज हो रही हैं। तो दीज ऑल आर दी इफेक्ट्स ऑफ द थर्मल पॉल्यूशन ऑन दी ह्यूमन हेल्थ। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट में क्या क्या इसके बैड इफेक्ट्स हैं ऑफ द थर्मल पॉल्यूशन के। तो यहाँ पे बेसिकली 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका थर्मल शॉक्स, सेकंड इज ऑक्सीजन डिप्लीशन, थर्ड है हमारा फोर्स्ड माइग्रेशन, फोर्थ इज शॉर्टर प्लांट लाइफ एंड फिफ्थ इज इफेक्ट्स ऑन द एक्वेटिक सिस्टम। राइट, तो अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात करी है इफेक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ पर, अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मल शॉक्स। तो जितने भी हमारे सीवियर मैराइन ऑर्गेनिजम्स हैं विद द एंजाइम सिस्टम्स हैविंग लिमिटेड टेम्परेचर रेंजेस, तो जहां पर टेम्परेचर रेंज आपकी कहीं ना कहीं फिक्स्ड है या कुछ ऐसा एंजाइमेटिक सिस्टम है, उसकी वजह से जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर पा रहे हैं, वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो वाटर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, या फिर हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुका है। एंड हैंस द कूलिंग वाटर डिस्चार्जेस इन दी पावर प्लांट शुड बी डिजाइंड। तो अब हमें क्या चाहिए कि हम ऐसे वाटर सिस्टम को डिजाइन करें कि जिससे कि हम उन वाटर बॉडीज में कूलिंग वाटर को भी इंड्यूस कर सकें और जिससे कि हम अपनी एक्वेटिक लाइफ है उसको हम बचा सकें। तो इससे क्या हो रहा है कि ये जो फ्लशिंग हीट ट्रीटमेंट मैकेनिज्म है, उससे हम अपनी वाटर बॉडीज को, अपनी फिशेस को या एक्वेटिक लाइफ को हम बचा सकते हैं, लेकिन इसका जो बैड इफेक्ट है वो it will be considered as the thermal shocks, right? अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ऑक्सीजन डिप्लीशन। तो कैसे ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो अगर हम अपने एक्वेटिक या मरीन लाइफ की बात करें, तो जो थर्मल पॉल्यूशन है, थर्मल पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, हीट इंड्यूस हो रही है पानी में, है ना। जब हीट इंड्यूस हो रही है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है और उसकी वजह से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का वो इफेक्ट हो रहा है। राइट, तो इसकी वजह से जो स्मॉल डिग्री ऑफ द टेम्परेचर है इट कैन चेंज द होल reproductive system of the aquatic organisms, right? And it also makes them more prone to diseases. और इसकी वजह से देखा जा रहा है कि उनमें डिजीज भी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। तो हमें चाहिए कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकें और अपने ऑक्सीजन को बढ़ा सकें, बिकॉज इट इफेक्ट्स बैडली ऑन द एनवायरनमेंट एंड द मरीन लाइफ, राइट। अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पे फोर्स्ड माइग्रेशन। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो कि हमारे फोर्स टू माइग्रेट टू डिफरेंट रीजन्स ड्यू टू द प्योर इनएडिक्वेट एनवायरनमेंट एंड दी कंडीशंस। तो हमारी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं, अब या तो वो आप नॉर्मल एनवायरनमेंट की बात कर लें या पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें, तो वो क्या कर रही हैं कि फ्रॉम दे आर माइग्रेटिंग फॉर वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि वहाँ पे उनको एनवायरनमेंट जो है वो उनके अकॉर्डिंग एडेप्टेबल नहीं है, यानी कि वो अब उसमें रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करते हैं, वो स्पीशीज एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं, तो इसको बोला गया है फोर्स्ड माइग्रेशन एंड इफेक्ट्स बैडली ऑन द एनवायरनमेंट, राइट। अब फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे शॉर्टर प्लांट लाइफ। तो ये क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो हमारी मरीन प्लांट्स हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है ना। तो भाई अब पानी में रहने के लिए जीव भी हैं, जंतु भी हैं, कुछ प्लांट्स भी हैं, तो उन प्लांट्स को भी तो जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें भी तो सनलाइट चाहिए, या उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट, उनको ऐसा फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए जिससे कि वो इजीली वहाँ पे सरवाइव कर सकें। लेकिन क्योंकि जो हमारा पॉल्यूशन है वो इतना ज़्यादा क्रिएट हो गया है एनवायरनमेंट में, तो कहीं ना कहीं जो प्लांट है उनकी भी लाइफ जो है वो शॉर्टर हो गई है और वो भी अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो इट ऑल्सो इफेक्ट्स बैडली एंड इट कम्स अंडर द शॉर्टर प्लांट लाइफ, राइट।
अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इफेक्ट्स ऑन द एक्वेटिक सिस्टम। अब यहाँ पे होल एक्वेटिक सिस्टम की बात हो रही है, होल एक्वेटिक इकोसिस्टम की। तो इसमें हमारी जितनी भी मरीन लाइफ्स हैं, फिशेज आ गई, प्रॉन्स आ गए, या फिर आपके जितने भी रहने वाले इसमें जीव जंतु आ गए, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली डिपेंड है ऑन दी टेम्परेचर, ऑन दी ऑक्सीजन लेवल ऑफ दी वाटर। बट जब वो ही डिस्टर्ब हो गया है, वो ही इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो गया है, तो कहीं ना कहीं उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, उनके रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म पे, या फिर उनकी जो जीने की उनकी क्षमता है, या जो उनकी लाइफ है, वो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये सारे हमारे बैड इफेक्ट्स हैं ऑन द एनवायरनमेंट पे, एंड दैट कम्स अंडर द थर्मल pollution, right? Now we will discuss about the control measures for the thermal pollution. तो अभी तक हमने देखे क्या टाइप्स हैं, क्या उसके कॉजेज हैं और क्या इफेक्ट हैं। तो अब हमें देखना है कि हम थर्मल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी मरीन लाइफ को बचा सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट है यहाँ पे, वेरी फर्स्ट पॉइंट है कूलिंग, है ना। तो कूलिंग टॉवर्स, तो हमें चाहिए कि हम जो भी वाटर को यूज कर रहे हैं अपने कूलिंग पर्पस के लिए, तो हम उसको जो हम वाटर को रिलीज कर रहे हैं वापस उन वाटर बॉडीज में, तो हम उसको कूल करके वाटर को उसमें रिलीज करें, जिससे कि जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो अच्छे से अपनी सरवाइव कर सके, उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो, वहाँ पे हीट ना बढ़े, है ना। तो हमें चाहिए कि हम जो भी नियर बाय बॉडीज को वाटर को यूज कर रहे हैं फॉर द कूलिंग पर्पस, तो हम वापस से उसमें जब पानी को डंप करें तो वो भी हम कूल करके ही उसमें डंप करें। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है कूलिंग टावर्स में। तो हमें कूलिंग टावर्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है, कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग करनी है कि जो उसका टेम्परेचर है वो भी डाउन ही रहे, राइट। अब सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कूलिंग पॉन्ड्स। तो जो हमारी जो टेम्परेचर है थर्मल रिलीज का, इट कैन बी रेगुलेटेड बाय द यूज ऑफ कूलिंग पॉन्ड्स और द रिजर्वॉयर्स। तो हमें उसको ऐसे डिजाइन करना है कि हम उसकी जो सरफेस है वो कूल रहे, पॉन्ड्स का जो सरफेस है वो कूल रहे, या फिर उसमें जो रैपिड डिस्चार्ज, रैपिड स्प्रेड होने वाली जो हीट है वो ज्यादा देर तक वहां पे गर्म ना रहे, और जल्दी से जो उसका वॉल्यूम है या एरिया ऑफ द वाटर है वो उसको इस तरीके से हम डिजाइन करें कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो अगर गर्म भी हो रहा है तो वो जल्दी से डाउन हो जाए, या फिर जल्दी से वो कूल हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सिंपल और एक इकोनॉमिकल मेथड है जिसको हम पॉन्ड्स को इस तरीके से डिजाइन कर सके कि वहां पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा कूल ही रहे। तो इससे भी हम वाटर के सिस्टम को डाउन रख सकते हैं, और उसमें रहने वाली जो मैरीन बॉडीज हैं, जो फिशेज हैं, उनको सरवाइव करने के लिए अच्छा टेम्परेचर, अच्छा एक हम कह सकते हैं एक एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कूलिंग पॉन्ड्स का। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है आर्टिफिशियल लेक, है ना। तो ये जो लेक्स हैं, तो दीज लेक्स आर दी वाटर बॉडीज मेड बाय मैन। तो जनरली जितनी भी आपकी झीलें हैं तो वो क्या होती है, नेचुरल होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी आर्टिफिशियल भी लेक्स होती हैं जिसको मैन खुद से डिजाइन करता है, यानी कि हम लोग उसको डिजाइन करते हैं, एंड हम उसको इस तरीके से डिजाइन करें कि उनका जो टेम्परेचर है वो कूल रहे, जिससे कि हम जो उसमें वाटर बॉडीज हैं वो अच्छे से सरवाइव कर सकें, उसमें इवेपोरेशन अच्छे से हो सके, या फिर उसमें जो भी आर्टिफिशियल लेक्स का है हम उसमें रेगुलर इंटरवल्स पे उसको क्लीन करते रहें, उनका पानी चेंज करते रहें, है ना। तो हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ ऐसे कंट्रोल मेजर्स लेने चाहिए, सो दैट वी कैन कंट्रोल दी thermal pollution, right? So these all are the methods for controlling the thermal pollution, and we should educate people to control the thermal pollution. So this all about the presentation, and thank you for listening this presentation. Thank you so much.